नमस्कार। और आज रेडियो बूज पर हम एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है आज पंकज सेठ जी एंड नविंदु मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई थिंक 50 प्लस हैं आप दोनों। हाँ 48 एंड 50। सो एज मैंने इसलिए पूछी क्योंकि ये राइडर हैं। आजकल का जो आदमी भी हैं, आदमी से पूछ सकते हैं। यस एक्चुअली में आजकल का जो हमारा यूथ है उनको एक क्रेज लगा हुआ है कि भाई हमें बुलेट खरीदनी है और हमें लद्दाख के लिए निकलना है। बट ये इतना इजी नहीं है लद्दाख जाना कि हमने मुंह से बोल दिया और हम लोग निकल गए और हम पहुंच गए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रास्ते में। आप जाएंगे, वातावरण जो एटमॉस्फेयर वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कहीं पे बारिश है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं हल्की सी ठंड भी है, मॉइस्चर है। तो ऐसे में तबीयत बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में या मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें अब राइड करनी चाहिए? बहुत ही वियर्ड था वैसे एक्चुअली। जब हमने सोचा, क्योंकि मेरे पास तो बाइक थी नहीं, और जब हम छोटे थे तो हमने कहा कि हमें बाइक दिलवाओ। तो उन्होंने कहा बाइक दिलवाओ तो कौन सी? तो हमने कहा बुलेट दिलवा दो, क्योंकि पैशन वही आपकी बात है कि बच्चे देखते हैं दूसरे को बुलेट टक 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 तो बड़ी मजा आता है, तो चलो वो लेना। वैसे तो चलाना उस पर ठक 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 पे नहीं वो जो उसकी नॉर्मल अपनी जो आवाज पहले होती थी, हाँ। वो जो उन्होंने अब खत्म कर दिया, उसी की आवाज हमने सुनी थी बचपन में। तो हाँ, तब तो ये फैंसी चीजें नहीं थी। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला भाई बुलेट तो नहीं लेनी, तुम्हें लेनी है कोई और बाइक की बात करो तो ले देते हैं, नहीं तो रहने दो, ड्रॉप द आइडिया। फिर हमने कहा ठीक है जो दिलवाने दिलवा। तो स्प्लेंडर उस टाइम चली थी, तो हमने स्प्लेंडर खरीदी। बहुत क्रेज था उसका भी। तो बस वो ली, फिर हम तो भूल गए अपना सपना। कॉलेज किया, नौकरी करने लग गए, बच्चे हो गए। फिर एक दिन बैठे थे स्कूल में, तो बैठे थे कि क्या किया लाइफ में, क्योंकि बहुत साल हो गए, इतने साल से काम कर रहे हैं। तो फिगर आउट कर रहे थे, तो कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2014 2015 वो भी स्कूलिंग जो जॉब रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझ में आई कि 2014 2004 और 2005 में हमने ये कुछ किया था। अब 2004 या 2005 से 2018 तक भाई साहब आपने क्या किया? क्योंकि मैं 2018 में सोच रहा था, तो मुझे कुछ आई एम ब्लैंक। इसका मतलब आई एम डूइंग रूटीन वर्क। तो जो भी मैंने क्रिएटिव किया, जो कि मुझे याद था, तो 2004 2005 का याद था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं सुबह निकलता था और शाम को घर आता था। तो मैंने कहा फिर उससे पीछे जाते हैं, कॉलेज में क्या सोचे थे। तो कॉलेज में जब कॉलेज पास आउट करते हैं तो आपसे एक कागज होता है, उसमें लिखवाते हैं कि आपका डिज़ायर क्या है। तो उस टाइम मेरे डिज़ायर दो थे कि टाटा सफारी लेनी है, विच इज़ नाउ नॉट अवेलेबल, और एक मेरे को बुलेट लेनी है। तो मुझे याद आया बुलेट लेनी थी। तो वहीं से बुलेट का ड्रामा शुरू हुआ कि बुलेट लेने पहुंच गए हम। हमने कहा जी 2018 का दिसंबर चल रहा है, तो मुझे 2019 में चाहिए। तो हमने वहाँ पेमेंट करी और 2 या 3 तारीख को उन्होंने डिलीवर दे दी। तो इस तरह से बुलेट हमारी लाइफ में है। अब बुलेट जब लाइफ में आई तो कहा कि अब करना क्या है इसका, क्योंकि अब राइडिंग का दिमाग में नहीं था उस टाइम भी, तो करना क्या है। तो फिर कहीं ढूंढ रहे थे कुछ, तो ऐसी में कोई एक राइडिंग ग्रुप नजर आया, दिल्ली राइडिंग, क्या है, दिल्ली रॉयल एनफील्ड राइडर्स, DRER। तो वो मुझे दिखा, तो मैंने उसमें एनरोल कर दिया। तो पहली हमारी राइड, एक्चुअली पहली राइड मेरी वो थी जो जहाँ से मैंने बाइक ली थी। तो उनकी होती थी राइड 1। तो वो सिर्फ रॉयल इनफील्ड का एक ग्रुप पूरा होता था। तो बहुत सारा ग्रुप, बड़ा ग्रुप आता है और वो सब राइड करते हैं एक डेस्टिनेशन के लिए। वो एक्चुअली रॉयल इनफील्ड ऑर्गेनाइज करती है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई पहली। तो उसके बाद DRER में 2-4 जगह गए। फिर इसी तरह से दोस्त बने, कुछ नए दोस्त बने और बहुत सारे बने, जबकि मेरे इतने दोस्त हैं नहीं। अगर मेरे अपने दोस्त देखेंगे कॉलेज में, स्कूल में, इक्का दुक्का है, पर यहाँ सबसे ज्यादा है। हाँ। यहाँ भरमार है। तो ये चीज थी। आप बता रहे थे कि जब राइड के लिए निकले थे आप लोग, तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। हाँ, हमारे ये क्या वाकया है? ये एक नई चीज थी कि लाइफ में कुछ करना है। हाँ। जस्ट नॉट एंजॉय द लाइफ तो फंडा नहीं है। जीवन एक ऐसा कुछ करके गुजरना है। तो उसको करके गुजरने में समझ में आया कि क्यों नहीं रॉयल एनफील्ड। जैसे सर ने बताया बुलेट, व्हाट इज रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड को अगर आप ध्यान से देखिए, उसमें दिल का साउंड है, धक 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 जो साउंड है। किसी ने सबको अटैक किया, किसी ने सर को भी अटैक किया। मुझे एक टाइम की लाइन याद आती है इनकी, बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। हाँ, दुनिया रास्ता दे। ये बुलेट मेरी जाम मंजिलों का निशान, एक कपिल देव जी ने इसका ऐड किया था, जिसमें जब बुलेट आती तो ट्रेन भी रास्ता दे देती है, उसका सिग्नल भी खुल जाता है। तो वो बचपन में देखते थे, अगर यार धक धक क्या है। तो बुलेट को अगर ध्यान से देखें तो उसकी जो हेडलाइट है ना, उसमें हार्ट शेप बना हुआ है।
Okay. लोग बुलेट चला भी लेते हैं, किक भी मार लेते हैं, बट हार्ट कहाँ है बुलेट में, वो उसकी हेडलाइट के ऊपर है। जब आप हेडलाइट हाँ। देखेंगे जहाँ आप चाबी जहाँ पे लगाते मीटर हैं, है, हाँ जहाँ पे मीटर है, दैट इज हार्ट। सो ये बुलेट का एक ये है। और जहाँ तक बात है, जैसे DRAR का सबने नाम लिया, दिल्ली रॉयल एनफील्ड राइडर्स एक ग्रुप है जहाँ पंकज झा जी उसके एडमिन है। ओके, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने डिसाइड किया लॉकडाउन से पहले, चलो कुछ नया करते हैं जहाँ फ्री फ्लो हो, यानी कि लोगों को कोई बाउंडेशन न हो, हर एक एज ग्रुप के लोग हों। इवन हमारे ग्रुप में लगभग 65 साल के लोग भी हैं। ओके, और सरदार जी भी आते हैं, शायद गुड़गांव से आते हैं, 55-65 साल के भी लोग हैं। सो एक तो फ्री फ्लो है, कोई बाउंडेशन नहीं है, और सारे इकट्ठे होते हैं तो नए आइडिया के साथ। यंगस्टर्स भी हैं, 22 साल 23 साल के लड़के भी हैं जो अपने नए आइडिया लेके आते हैं। किसी की बाइक ऐसी है जो पूरे सिल्वर कलर की है, पूरे गोल्ड कलर की है, ऐसी बाइकें भी हमारे ग्रुप में है। और जहाँ तक बात है कि हम 6 लोग थे और लगभग 6 महीने पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पहली चीज ये थी। फिर अचानक ऐसी बातों बातों में राइडिंग में प्लान हुआ, चलो लद्दाख चलते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लद्दाख जाने के लिए मैं जॉब भी छोड़ सकता हूँ। तो लद्दाख चलते हैं। तो हम लोगों ने 4 सीटिंग की, उसमें पंकज जी ने भी सपोर्ट किया और साथ में हमारे 4 कलीग्स और थे। तो हमने एक होटल में गए, वहां हमने पहले बोला कि एक जवान बनाते हैं। पेपर पे हमने एक चेहरा बनाया, उस पर एक जवान बनाई। मैंने कहा जवान पहले सब लोग साइन कर दो, कोई भी जवान मुकरेगा नहीं। दूसरी चीज, हम सब लोग लगभग 25% एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, यानी ऐसा नहीं कोई ईगोइस्टिक हो को मेरी ही चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि सामने वाले को आप स्पेस दें। तो इस चीज में हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि 25% हम सबकी बात सुनेंगे, किसी भी लेवल तक की हो हम उसको, अदरवाइज हम हमारी बॉन्डिंग नहीं चल पाएगी। हाँ। हिंदुस्तान मल्टी कल्चर मल्टी सेक्शन का देश है, तो हर एक की भावनाओं को कदर की जाए इसमें। बिल्कुल। सो उसमें कई कम्युनिटी के लोग भी थे जो हमारे साथ रहे। हम फिर सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि हम 6 दोस्तों ने जो नहीं जानते थे 4 दिन में डिसाइड किया, और 4थे दिन दिल्ली से हम लद्दाख में थे। तो मैंने सर से बोला देखिए 4 दोस्त 4 घंटे और 4 सीटिंग, और आज हम 4थे दिन लद्दाख में। नाइस। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि हमें ऐसे प्लान करके नहीं गए, बिकॉज हमने 1.5-2 साल से हम लोग राइडिंग्स कर रहे हैं। 40-45 राइडिंग में कर चुका हूँ हर संडे ग्रुप के साथ में। सर के साथ भी हमारी लगभग 12-13 राइडिंग्स हो चुकी हैं, और पहाड़ी इलाकों में भी हुई, ऋषिकेश में भी हुई। ऋषिकेश में आप थे जहां हमने नाइट स्टे किया टेंट्स में। तो प्रकृति के करीब होना और प्लस एक शांति का वातावरण मिलना, प्लस आपकी जो डिजायर है कि आपको क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए, पानी चाहिए, गंगा चाहिए, हवा चाहिए, पहाड़ चाहिए, और फिर मन की शांति चाहिए। तो ये तीनों चीजें बुलेट से मिलती हैं। ओके। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है। हाँ। कि wherever you go ना, तो हमें याद आता है जब हम वापस दिल्ली जाते हैं हाँ। तो क्या गंद मचा हुआ है, हाँ, और सेम गंद हम वहाँ मचाते हैं। हाँ, क्योंकि yes. वहाँ पर, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से हमारी तो गलती है ही है, बाकी वहाँ के जो लोकल हैं उनकी भी गलती है कि वो ऐसी चीजें वहाँ हमें प्रोड्यूस क्यों करा रहे हैं। हाँ। हमें भी पैसे के लिए करा रहे हैं, पर वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि गन प्रोड्यूस तो बहुत हो रहा है। अब हमें कहीं जगह ऐसे देखा, इवन लद्दाख में भी जब हम पैंगोंग गए थे उसमें भी साइड में बॉटल्स बहुत सारी गिरी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इस बारे में, और कुछ लोकलाइट्स को भी सोचना चाहिए कि गंद नहीं मचे, क्योंकि फिर वो एक तरह से दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा यही बन जाएगा। वही बन जाएगा मेरे ख्याल से। जो वहाँ पर लोग जाते हैं राइडिंग के लिए, उनको भी थोड़ा सा अभी चीजों का हमारे ध्यान कुछ रखना ग्रुप चाहिए, कर है ना? रहे हैं, हम लोग पॉलिथीन ले जाते हैं साथ में, जो भी आसपास बोतल्स पड़ी होती है उनको कलेक्ट हाँ, करके हम yes. रखते हैं और साइड में रख देते हैं। इवन हमारे ग्रुप के पास भी एक बैनर था, हमारे साथ एक विजय जी हैं जिनकी डॉटर ने एक बहुत बड़ा बैनर डिजाइन किया था, सेव द माउंटेन्स। ओके। तो जैसे सर ने बोला कि मैं वहां सबसे ज्यादा घूमता था, पानी में चले जाना, पहाड़ पे चले जाना। सो हम सब लोगों ने उस बैनर को भी अपने ग्रुप में कई जगह दिखाया कि माउंटेन्स में जाइए तो सेव द माउंटेन्स, रिस्पेक्ट द नेचर। वो आपने स्लोगन सुना होगा, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। कि वहां जाकर के जैसे भी दिल्ली वालों के लिए कुछ बंद किया गया कि उन्होंने स्कॉर्पियो पेंगोंग लेक में उतार दी। हाँ। ये नहीं करना चाहिए। तो वहां के लोगों ने, सरकार ने उस पेंगोंग लेक से 200 मीटर पहले खाई खोद दी छोटी सी, ताकि अपनी बाइक या स्कॉर्पियो पानी में न ले जाए। अदरवाइज आप पानी के बिल्कुल पास तक बाइक कार खड़ी करते हो और आराम से, ट्रांसपेरेंट वाटर था वहां का। एक फैक्ट भी है, हिमाचल प्रदेश और उस साइड के लोग ना, जो अपने नॉर्थ इंडिया के दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, इनको हेट करते हैं क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। आप देखिए वहां पर अगर एक साइड लाइन लगी है, वो लोग तो खड़े रहेंगे, जो दिल्ली के साइड से होगा वो साइड से लेके जाएगा। आप समझिए एक तरफ आपके पास 20 फीट की बर्फ जमी हुई है, जैसे सर ने भी कई जगह क्रॉस किया, हम लोग साथ साथ चल रहे थे कई जगह, तो हमने क्या देखा कि एक तरफ हमारे पास 20 फीट की पहाड़ी है, मतलब बर्फ की पहाड़ी, हम उधर तो जा नहीं सकते, और दाहिनी तरफ 12 फीट के बाद खाई है।
तो लोग वहां भी ओवरटेक करते हैं। तो सजेशन ये है कि जो लोग जाएं कृपया तसल्ली से थोड़ा नियमों का पालन करें। और हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी सर, हमने ऐसे नहीं गए, हमने मैप मंगवाया कि कैसे जाना है, क्या क्या टूल्स चाहिए, कौन कौन मेडिसिन रखेगा, कौन कौन ऑक्सीजन रखेगा, पूरी तैयारी हमने करी। और हम चूंकि 6 लोग थे तो 6 लोगों से पहले ये बोला गया कि एक टॉपिक पे एक आदमी नहीं सोचेगा, आपके 6 टॉपिक हैं, आप अलग अलग चीज पे सोचोगे। अगर मुझे मेडिसिन पे सोचना है और सर को बाइक पे सोचना है, किसी को मेंटेनेंस पे सोचना है, किसी पे होटल पे सोचना है कि कौन सा होटल डिसाइड करेगा, वो एक ही बंदा करेगा और हम सब उसको फॉलो करेंगे। अगर दवाई देनी है या फिर रिंच निकालनी है तो नवीन मिश्रा का काम है, वो रिंच निकाल के दे देंगे, ये और रिंच इससे ये स्टैंड मिलेगी। इवन सर ने और हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप आया था राजस्थान से, न्यू कपल था, तो उन्होंने लोकल हिमालयन वहां से रेंट में ली मनाली से। तो रास्ते में पंचर हो गई और ऐसी जगह पंचर हुई जहाँ पे 20 किलोमीटर नीचे कुछ नहीं, 20 किलोमीटर ऊपर कुछ नहीं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो वहाँ पे हमारे कलीग्स जो थे सबने मिलकर इनकी हेल्प की और उनको लेकर के लेह तक गए हम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैप से मुझे याद आया आपके पास जैकेट या शर्ट भी है जिससे मैप है पूरा यस लद्दाख का? सर ने ली। हाँ, वो टी शर्ट है। टी शर्ट है। ओके, तो उसके पीछे कुछ है ऐसी? मतलब वहां से वहां गए थे तो एक इसके लिए लेकर आया था मैं। अच्छा, पहनता नहीं है तो यश के लिए ऑफ बीट यश का शो आता है ऑफ बीट ट्रेवलर करके, वहां पर आप बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लोर करता है कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैं आपसे भी पूछता हूँ सबसे पहले कि मान लो हम लद्दाख का ही लेते हैं, लेह लद्दाख का, हम अगर वहां पर राइडिंग के लिए निकलते हैं तो हमें घर से क्या क्या चीजें जो मैंडेटरी चीजें होती हैं, जो असेंशियल चीजें, जैसे वो क्या क्या रखनी चाहिए? जैसे सर ने बताया कि हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिए थे, एरियाज बांटे हुए थे। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड जो भी काम होगा सर है वहाँ पर। ऐसे हमारे पास विजय जी थे जिनके पास सारा टूल था, मतलब बाइक पंचर हो जाए कुछ, उनके पास मेन टूल था। ओके। तो फिर उसके बाद हमारे राजीव जी थे। राजीव जी का काम था कि एक तो किस रूट से जाना है और दूसरा कहाँ रुकना है, तो वो सारा काम उनका था। एक अभी थे हमारे साथ और उनका ये काम था कि कैसे लाइव रखना है ग्रुप को। ओके। तो इज वेरी काम कंपोज, कोई उदास ना हो, तो कुछ ना एनर्जेटिक रखना, Energetic। एक्टिव बिल्कुल, कि कोई बोर ना हो। हाँ। और एक हमारे पास थे क्या नाम, अमित जी। तो अमित जी का काम ये था कि कहीं पर उनको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो इंटीमेट करना। ओके। और वो हमारी टेल होते थे हमेशा, तो ही इज ऑलवेज ऑन द बैक कि अगर किसी का कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया, तो ही हैज अ कम्युनिकेशन विद द अदर पीपल, तो वो दे कैन ट्रांसफर वट एवर दे वांट टू से कि भाई यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप आगे रुक जाओ। तो ये क्या हुआ था, पहले ही जब हमारा जो पेंचर की ये बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ था, वो सरचू का टाइम, सरचू से हम जा रहे थे लेह की तरफ। ओके। तो वो जो एरिया था वो सरचू एक्चुअली सबसे टॉप पे, पर जब सरचू को आप क्रॉस कर रहे होते हो तो वो क्रॉसिंग जो है वो और ऊपर चली जाती है। ओके। और वहां पर ऑक्सीजन मतलब बहुत कम होती है, यू कांट स्टे कि, और वहाँ मेहनत का काम तो कर रहे थे। और वहाँ पर जो इन लोगों ने मेहनत करी है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी उस टाइम, क्योंकि मुझे सरचू में ऑक्सीजन इशू हो रहा था, तो मैं भी आगे निकल गया था, और नहीं, मैं इनके साथ ही था। फिर इन्होंने बोला कि जिसके पास सारा सामान है वो तो आगे चला गया। अब वहां पर कनेक्शन भी नहीं हो रहा क्योंकि कुछ है नहीं, ना फोन चला ना कुछ, नेटवर्क काम। तो फिर मैं गया उनको बोलने के लिए कि भैया आपको वापस जाना होगा। 2.5-3 किलोमीटर शायद वो आगे जा चुके थे। ओके। तो वहां से उनको वापस भेजा। फिर पहले इन्होंने आई थिंक उसको चढ़ाने की कोशिश करी, ट्रक पे चढ़ा दे, पर वो पॉसिबल नहीं था कि लोग कम थे और वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो वो ट्रक पे चढ़ा नहीं पाए। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि यहीं हम ही बनाएंगे। तो फिर उन्होंने यूट्यूब में कोई सेव करी हुई थी, वो भी विजय जी ने किया हुआ था। विजय जी ने वो एक सेव करके रखी हुई थी कैसे हमें करना है, तो लकीली उन्होंने वही कर रखी थी हिमालयन। तो हिमालयन ही पंचर हुई थी, तो उन्होंने उसके देख के उसका पंचर ठीक कर दिया। तो ये नॉलेज होना और प्री प्लान होना कि ये चीजें हो सकती हैं तो कैसे करोगे, तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरे दिमाग में जो घर से मैं जब चला, क्योंकि हम ग्रुप में जा रहे थे, तो ग्रुप के हिसाब से मैंने ये सोचा कि कितना कम से कम सामान ले जा सकते हैं और जिससे काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे ग्रुप में सबसे कम सामान मेरे पास ही था। ओके। पर अगर मैं अकेला होता तो मेरे पास वो सारा सामान होना चाहिए था। मेरे पास इक्विपमेंट भी होने चाहिए थे, मेरे पास गैजेट्स भी होने चाहिए थे, मेरे पास मेडिसिन भी होनी चाहिए थी, जो कि सबने अपनी रखी थी, पर कुछ लोगों ने ज्यादा रखी थी कि अगर किसी और को जरूरत पड़ जाए तो ये। तो जब भी आप अपना
प्लान करते हैं कि मुझे जाना है, पहले तो आप देखो आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई जगह आपको गाड़ी को धक्का मारना पड़ जाए, क्योंकि कई बार गाड़ी को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कुछ गाड़ियों की कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, बंद हो जाती है गाड़ी। अच्छा, अब एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन कि कितने टाइम तक हमें रेगुलर राइड करनी चाहिए बाइक? ऑब्वियसली मशीनरी है, वो भी 2.5 घंटा, सॉरी 250 किलोमीटर मैक्सिमम। हम लोगों ने टारगेट रखा था 125 या 100 किलोमीटर तक हम चलाएंगे, फिर स्टॉप लेंगे, टाइम कितना भी हो। हाँ। 100-125 किलोमीटर तक चलाएंगे, प्लस माइनस 20-25 किलोमीटर हो सकता है। टाइमिंग उसमें 1 घंटा भी मैदानी इलाके में 1 घंटे में कवर हो जाता है, बट पहाड़ी इलाके में इट विल टेक 2 to 3 hours ऑल्सो। इवन बुलेट जो जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पे सेकंड गियर में ही चलती है, थर्ड गियर नहीं लगता है वो बुलेट का भी। ये नई चीज। हाँ जी। और हम लोगों का अनुभव ये रहा कि लगभग 95% जो वहाँ बाइक्स थी वो बुलेट ही थी, रॉयल एनफील्ड। बाकी जितनी भी थी वो नीचे ही रो रही थी कि मैं चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं। चाहे वो प्लेटिना हो चाहे स्कूटी हो, जो लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं उनका सेशन ये है कि 350 सीसी का ऊपर का इंजन ले जाए, जो कि वहां पे परफॉर्म कर सके। अदरवाइज आपको किसी न किसी ट्रक वार में लोड करके वापस मनाली लाना पड़ेगा या फिर उधर कश्मीर तक जाना पड़ेगा। हमारे साथ अच्छी चीज ये रही, भगवान ने हमारा साथ दिया, तो श्रीनगर तक हम में से 6 में से किसी की बाइक पंचर नहीं हुई। श्रीनगर तक कभी पंचर नहीं हुई, पूरे रूट में सेक्शन। तो वो एक्चुअली यही चीजें हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पहले प्लान, पहले तो फिटनेस, आप फिट हैं कि नहीं सबसे पहले फिटनेस, देन यू हैव सम काइंड ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस और नॉट। क्योंकि लंबा जा रहे हो आप, ठीक है, हो सकता है थक जाते हैं ना, क्योंकि आपको रिस्क पेन हो सकती है, आपका बैक जा सकता है। तो फिर अगर आप एक बार बिल्कुल ही फटीक आ गया बॉडी के अंदर, तो फिर आपको रेस्ट चाहिए 1-2 दिन का, तो आगे परस्यू कर पाएंगे। तो पहले तो अपनी फिटनेस, दूसरा राइडिंग एक्सपीरियंस, तीसरा नॉलेज ऑफ द एरिया। सपोज अब सरचू जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ते से हमें पता चला कि भैया वो तो बड़ा बुरा हाल है वहां पर, तो वैसे तो हमारा प्लान नीचे वाला ही था कि हम नीचे से चले जाएंगे, पर एक सरचू से निकले थे हम जब वो बंदा मिला था। तो सरचू से जब हम लद्दाख जा रहे थे तो एक जगह बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी। तो आपको प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ फंसा तो कहाँ निकलूंगा और कैसे निकलूंगा। तो वो नॉलेज थोड़ा सा गेन करें। वो नॉलेज कैसे आएगी? आप दूसरों के वीडियोस देखिए, उनके बारे में जानिए, उनसे बात कर सकते हो तो बात कीजिए, क्योंकि बिफोर वी प्लान टू गो वी हैव अ डिस्कशन विद वन गाय हु गो सेवरल टाइम। एक्चुअली होता है क्या, जब हम पहुंचे ना तो हमें रास्ते में जब हम सरचू से आगे निकलने लगे थे तो वहाँ ऊपर पहाड़ियां थी, 2 रास्ते थे। एक रास्ते में उसने बोला कि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, मैं फंस गया हूँ। मैं वो बेंगलोर से बंदा आया हुआ था हिमालयन से, तो वो स्टक रह गया बर्फ के अंदर, फंस गया वो लड़का। तो उस इलाके में बर्फ ही बर्फ थी शायद। तो हमें लोकल लोग जो वहां से आ रहे थे, उन टेम्पो ट्रेवलर्स वहां चलते हैं लद्दाख में, बलेरो या फिर इस तरह के व्हीकल्स चलते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। तो उस लोकल व्यक्ति ने हमारी सहायता करी। उसने बोला इस रास्ते को ना अपना के आप दूसरे रास्ते से जाइए, हालांकि वो ऊंचाई पे है, बट आपको उस रास्ते को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप फंस गए तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। और अगर आप कहीं खड़े हो, चारों तरफ 20-20 फीट ऊंची बर्फ है, तो वहां पे आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप और आपका भगवान, बस आपका कम्युनिकेशन उसी से हो रहा होगा और किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। yes. तो बेटर है कि लोकल जो व्यक्ति वहाँ के हैं, जो पहाड़ी लोग काम करते हैं, जो लेह लद्दाख के लोग हैं, उनसे आप बात करिए, वो आपकी सहायता करते हैं। और हिंदी इंग्लिश सबको आती है, और नहीं आती तो अपने वो बॉडी लैंग्वेज से आपको समझा देते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर चीज बहुत सारी विविधताएं हैं और लोग आपकी सहायता करते हैं। अतिथि देवो भव, यही कल जो शब्द है ये भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। अभी तक हम बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, बट अभी हमने बोला लेह से कन्याकुमारी। वेरी गुड। हाँ, यस ओके। अच्छा, एक पानीकोट लेक भी है, मैंने अक्सर आपके व्लॉग्स में देखी, फरीदाबाद में। सो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैंने वहाँ के बारे में काफी कुछ सुना है। वो भी अच्छा था, बहुत अच्छी जगह है। आई बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पर सेवरल टाइम्स में गया हूँ, बट मैं आपका एक्सपीरियंस वहाँ का जानना चाह रहा था, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व गतिविधियां वहाँ पर होती है। भरद्वाज लेक भी है और पटनीकोट लेक भी है। उसी इलाके में लगभग 7-8 लेक्स हैं और जंगल के अंदर है वो। जंगल के अंदर है। एक आप राइड पे गए थे सर अभी 1.5 साल पहले? नहीं, मैं इसमें पानीकोट वाले 40 से 45 लोग थे, तो हम लोग जंगल में घुसे तो वहाँ अजीब अजीब सी चीजें नजर आई। फिर पता चला कि यहाँ पे वो एक पेड़ भी है, दरख्त भी है, जिसपे अमिताभ बच्चन की शूटिंग हुई थी कि मेरा बाप चोर है जो लिख दिया जाता है। उसमें जो पेड़ है वो, और अब तो सूख गया, उसकी जगह दूसरा लगा हुआ है और सामने बहुत बड़ी झील है।
तो वहाँ पे जैसे आपने बोला सामाजिक तत्वों की बात की, लेकिन हाँ वो थोड़ा वीरान एरिया है, तो वहाँ पे रहते हैं लोग। तो अक्सर आप अगर जाएं तो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक में जो भी लोग दिखे हमें, वो डंडा लेते हुए दिखे। नॉर्मली लोग टहल रहे होते हैं और डंडा नहीं होता, बट उस इलाके में अगर आप सुबह सुबह जाते हैं राइडिंग के लिए तो हर व्यक्ति के हाथ में एक डंडा या लाठी जरूर होती है, क्योंकि छोटी मोटी कुछ वारदातें हैं जो उसे, क्योंकि पुलिस का इतना पहुंच हो नहीं सकती, बहुत बड़ा एरिया है। और तो क्या आप ये जो धोज है, पाली धोज, वहां पर भी एक झरना, वहां पर भी गए आप लोग? नहीं, आपको वहां भी जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। जब बारिश का मौसम होता है तो पहाड़ के ऊपर से झरना गिरता है, बहुत अच्छा व्यू आता है, आपको वहां पर भी जाना चाहिए। यस, पाली से आगे निकलेंगे धोज गांव आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पानीकोट के आसपास ही है वो। नेक्स्ट बनाते हैं हमारा का प्लान बनाइए। अच्छा, लद्दाख में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से डिफरेंट है? बहुत अच्छी एटमोस्फेयर, आई नो एटमोस्फेयर, वहाँ के लोग जो पुराना वाला जो आपका सवाल था ना, जिसका ये पानीकोट वाला, हाँ, वहाँ पे एक सजेशन है कि जब भी आप जाएं, क्योंकि वहाँ के लोकल अकेले भी जा सकते हैं, पर अगर आप बाहर के हैं और वहाँ जा रहे हैं तो आपको तो ग्रुप में जाना चाहिए। दूसरा, बहुत जल्दी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ओके। और अगर आपका इक्विपमेंट है वहाँ पर तो उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लोकल्स आसपास ही घूम रहे होते हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो पहला जो होता है उनको चोरी का ही होता है कि गैजेट्स हैं सब, और महंगे महंगे लोग लगा के घूम रहे होते हैं। इवन आपके हेलमेट्स बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो आपको नजर भी रखनी है उन पे भी कि वो कहाँ पर, क्योंकि वो आपके आसपास आके बैठे होंगे और बहुत ही फेमिलियर रहेंगे आपके साथ कि भैया हम आपकी हेल्प करने ही बैठे हैं, पर कब वो हेल्प अपनी कर जाएंगे मालूम नहीं। और रात को लेट ना हो, मतलब जैसे अंधेरा होने वाला, क्योंकि घना जंगल आप पकड़ नहीं पाएंगे, किसी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, फिर वहाँ पर वो भी तो आ जाए, हाँ भाई कहाँ से आए हो, वो एक्सपर्ट हैं चीजों, उन्हें पता है किस झाड़ी पे, किस दरख्त पे, किस पहाड़ी पे छुपना है। आपके पास आपकी बाइक होगी और आप आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक, बस। तो बी केयरफुल, जब भी आप पानीकोट लेके जाए थोड़ा सा केयरफुली जाए और ग्रुप में जाए तो बेटर रहेगा। जैसे सर ने बताया, ग्रुप में जाना बहुत अच्छा है।